हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? तो जो इसमें अस्वीकार नहीं करती है जो भी बात, उसको हमें सही बताना है। तो इसमें देखो क्या है, प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्व दृष्टि, या फिर 20वीं शताब्दी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम समाज संस्थाएं, या फिर सी है औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां, या फिर जीवनाभिमुखी मूल्यों की गुणता। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? तो वो किसे स्वीकार करती है ये बताना है। तो इसमें कौन सा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। बी में क्या बताया है? 20वीं शताब्दी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम समाज संस्थाएं, तो ये वाला सही होगा। अच्छा, पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि 20वीं शताब्दी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम समाज संस्थाएं अस्वीकार नहीं करती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है? तो ऑप्शन में देखो, हटिंगटन, हट्टन, मेलिनोवस्की या फिर श्री अरविंदो। तो किसने समाज में भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है? तो वो दिया है किसने? हटिंगटन ने। किसने दिया है? हटिंगटन जी ने दिया है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा कथन हटिंगटन द्वारा दिया गया है? तो इसमें से बताना है कौन सा कथन है जो हटिंगटन ने दिया है। तो देखो ऑप्शन में, समाज की भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, या फिर समाज की भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं, या फिर डी है इसमें, समाज की भाग्य का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियां करती हैं। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? हटिंगटन जी ने जो दिया है इसमें वो दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। ये जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। हटिंगटन के अनुसार जहां मानव के क्रियाकलाप का खास प्रकार का वितरण मानव दशाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, वहीं भौगोलिक पर्यावरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जहां पे मानव के क्रियाकलाप का खास प्रकार का वितरण मानव दशाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, वहीं क्या है? भौगोलिक पर्यावरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस विचारक का यह मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है? तो ये किसने कहा है? हटिंगटन ने, या फिर मैकआइवर ने, या फिर सोरोकिन ने, या फिर बिरस्टेड ने। तो ये किसका कथन है? ये है हटिंगटन जी का। किसका है? ए ऑप्शन इसमें हटिंगटन राइट आंसर होगा। किस विचारक का मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक कहा जाता है। तो ये कथन हटिंगटन जी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है? इसमें से देखो, सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, जलवायु संबंधी पर्यावरण, या फिर प्राणी शास्त्रीय पर्यावरण। तो कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण होगा इसमें? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जलवायु संबंधी पर्यावरण। क्या है? जलवायु संबंधी पर्यावरण इसका राइट आंसर होगा। जलवायु संबंधी पर्यावरण भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है।
हर एक मानव समाज कुछ विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में रहता है, जैसे कि जलवायु हुई या फिर पृथ्वी, ऋतुएं हुई, नदी, पहाड़, समुद्र आदि जो भौगोलिक दशाएं होती हैं, वहाँ पे क्या समाज के जीवन पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। जैसे जो लोग जैसे पहाड़ों पर रहते हैं तो उनका कुछ अलग से स्ट्रक्चर हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं वहाँ के, क्योंकि उन्हें चढ़ाई चढ़ते रहते हैं पहाड़ों के पास वाले, तो उनका मतलब पीठ थोड़ी सी झुक जाती है। तो वो किसका प्रभाव होगा? ये भौगोलिक पर्यावरण का होगा ना, जलवायु संबंधी पर्यावरण इसका इस पे इफेक्ट डालता है। जैसे भी आप माहौल में रहते हैं, जैसे भी आप जलवायु में रहते हैं, उसका हमारे जीवन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जलवायु संबंधी पर्यावरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। यह कथन किसका है? तो गिलिन एवं गिलिन का है, या फिर मैकाइवर एवं पेज का, या फिर बोगार्डस एवं मूरे का है, या फिर बार्कले एवं हंटिंगटन का है। तो जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बार्कले एवं हंटिंगटन का ये कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, बार्कले एवं हंटिंगटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसे हमें बताना है। तो देखो, समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं, या फिर समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते, या फिर समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। तो इसमें से क्या पूछा था? कौन सा नहीं है? तो नहीं कौन सा हो जाएगा इसमें? जो सी ऑप्शन दिया है, इसमें क्या दिया है? समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते। तो क्या ऐसा होता है? पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। तो यही हमारा क्या है? गलत आंसर है। तो इसी को हमें टिक करना है कि इनमें से ये वाला सही नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? औद्योगिक समाज में वनोन्मूलन, या फिर स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, या फिर प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, या फिर वैश्विक ऊष्मीकरण। तो इसका क्या राइट आंसर होगा कि इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? तो वो ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार है। हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। शीर्ष देशना को ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो इसमें से देखो कौन सा सही सूत्र है? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये इस तरह का शीर्ष देशना दिया होगा तो उसकी ये जो है मतलब लर्न कर लीजिएगा। इसका क्या है शीर्ष देशना में? तो इसमें सिर की चौड़ाई क्या है? सिर की चौड़ाई होती है इनटू 100 किया जाता है, फिर अपॉन सिर की लंबाई होती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है उसमें ये चीजें दी गई हैं, सिर की चौड़ाई इनटू 100 अपॉन सिर की लंबाई। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। शीर्ष देशना का सूत्र क्या है? सिर की चौड़ाई इनटू 100 अपॉन सिर की लंबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों को 7 श्रेणियों में बांटा है? तो देखो हटन ने, या फिर रिजले ने, या हक्सले ने, या फिर हीगल ने। तो ये किसने बांटा है? तो ये बांटा है रिजले ने। किसने? रिजले ने। यानी कि प्रजातियों को 7 श्रेणियों में बांटा है, रिजले जी ने बांटा है। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। हर्बर्ट रिजले के अनुसार भारतीय जनसंख्या में 7 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं इसमें? एक तुर्की रानी होती है, इंडो आर्यन होती है, सीथो द्रविडियन होती है, आर्यो द्रविडियन होती है,
और मंगोल द्रविडियन होती है, मंगोलाइड होती है और द्रविडियन होती है। तो ये इस प्रकार का जो इन क्लासिफिकेशन किया वो किसने किया है? रिजले जी ने किया है, हर्बर्ट रिजले जी ने किया है। प्रजातियों को 7 श्रेणियों में बांटा है, वो किसने बांटा है? हर्बर्ट रिजले ने। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? अब इसमें क्या पूछा? अब 6 का पूछ लिया कि 6 मतलब समूहों में किसने वर्गीकृत किया है प्रजाति को। तो देखो, रिजले या फिर बीएस गुहा या क्रोवर या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? जब 6 पूछे जाएं प्रजातियों के समूह को इसमें बांटा है तो वो क्या हो जाएगा? बीएस गुहा ने बांटा है। बीएस गुहा ने भारतीय जनसंख्या को 6 प्रजातीय समूहों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कौन कौन सी बताई थी? इन्होंने बताई थी निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी चौड़े सिर वाले, नाडिका, है ना, नाडिक वाले। तो ये जो बांटा है वो किसने बांटा है? ये बांटा है बीएस गुहा ने। और जबकि 7 का पूछ लिया जाए, जब 7 का आ जाएगा तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएंगी रिजले जी। तो ये प्रजातियों का पूछा जाता है, तो ये आप लोग ना लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रजाति यानी कि रेस है। तो रेस क्या है? एक मानव शास्त्रीय शब्द है, एक समाज शास्त्रीय शब्द है, या फिर जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द है, या फिर एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द है। तो प्रजाति रेस है वो क्या है? जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द है। क्या है? जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। प्रजाति जीव वैज्ञानिक यानी कि बायोलॉजिकल तथा मानव शास्त्रीय एंथ्रोपोलॉजिकल होता है, यानी कि दोनों ही चीजें इसमें होती हैं, बायोलॉजिकल भी होती हैं और एंथ्रोपोलॉजिकल भी होती हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखो ऑप्शन में, प्रजाति की शुद्धता के आधार पर, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, बौद्धिक हीनता के आधार पर, या फिर बौद्धिक उच्चता के आधार पर। तो यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार किसके द्वारा बांटा गया है इसमें? तो वो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। कैसे? शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रजातियों को वर्गीकरण किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के अध्ययन समूह के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? नजातीयता, नजाती केंद्रवाद, विदेशी केंद्रितता, या फिर सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो वो क्या कहलाता है? कोई व्यक्ति है जो यह मानता है कि उसकी संस्कृति जो है अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है, तो वो क्या हो जाएगा? नजाती केंद्रवाद हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नजाती केंद्रवाद होगा। इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें एक ऐसी संवेगात्मक मनोवृत्ति जिसके अनुसार व्यक्ति अपने समूह को, अपनी जाति को, प्रजाति को या समाज अथवा संस्कृति को अन्य प्रजातिक अथवा सांस्कृतिक समूहों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है तथा दूसरों के प्रति क्या करता है? वो घृणा करता है, द्वेष करता है, संदेह करता है ना, उदासीनता या अरुचि दिखाता है। ऐसे मनोभाव यदि वो प्रकट करता है तो वो क्या होगा? नजाती केंद्रवाद होगा अथवा स्वजातिवाद कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नजाती केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिज्म कहलाएगा वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती हैं। तो वो किसको उत्पन्न करती हैं? सांस्कृतिक सापेक्षवाद को, सांस्कृतिक वंचन को, या फिर नजाति केंद्रितता को, या फिर सांस्कृतिक पुनरुत्पादन को। तो
जो सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं होती हैं वो उत्पन्न करती हैं, वो क्या उत्पन्न करती हैं? नजाति केंद्रता, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा, नजाति केंद्रता यानी कि एथनोसेंट्रिज्म। नजाति केंद्रता सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती है जिसमें अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति की तुलना में श्रेष्ठ समझा जाता है। तो इसका सी जो ऑप्शन है नजाति केंद्रिता या फिर एथनोसेंट्रिज्म, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद या फिर एकीकरण या फिर परसंस्कृतिकरण या फिर प्रजाति केंद्रित यानी कि एथनोसेंट्रिज्म। तो देखो इसमें क्या है, इसका क्या राइट आंसर होगा? संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना कहलाता है। क्या कहलाएगा? अभी बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रजाति केंद्रित यानी कि एथनोसेंट्रिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद या फिर संस्कृतिकरण या फिर स्व संस्कृति केंद्रवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, स्व संस्कृति केंद्रवाद। क्या होगा? एथनोसेंट्रिज्म। आप लोग इंग्लिश वर्ड याद कर लो क्योंकि हिंदी में ना थोड़ा सा फेर थोड़ा सा कर देते हैं। इसमें कहीं लिखा होगा प्रजाति केंद्रितवाद या फिर कहीं लिखा होगा स्व संस्कृति केंद्रवाद, है ना, यहाँ पे कहीं लिखा होगा नजाति केंद्रितता। तो ये वर्ड अलग अलग ऐसा लगे कि मतलब 2-3 वर्ड अलग से हैं, इसका मतलब कुछ और होगा, इसका अर्थ कुछ और होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी एक ही वर्ड है और इसी को आप एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। तो क्या होगा? इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन की प्रवृत्ति जो होती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? एथनोसेंट्रिज्म कहलाती है, यानी कि स्व संस्कृति केंद्रवाद कहलाती है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। एथनोसेंट्रिज्म यानी कि नजाति केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया है? तो ए टाइनवी ने किया है या फिर H.M. जॉनसन ने किया है या फिर कूले ने किया है या समनर ने किया है? तो एथनोसेंट्रिज्म जो शब्द है वो किया है किसने? समनर जी ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी, समनर ने किया है। नजाति केंद्रवाद शब्द का समनर ने प्रतिपादन किया है। जब जो संस्कृतियां होती हैं या संस्कृति एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तभी नजाति केंद्रवाद की उत्पत्ति होती है। नजाति केंद्रवाद से आशय अपनी सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करने से है। इसका अर्थ है कि जिन सांस्कृतिक मूल्यों को मानदंड या मानक के रूप में प्रदर्शित किया गया था उन्हें अन्य संस्कृतियों की आस्थाओं तथा मूल्यों से श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? एथनोसेंट्रिज्म जो है वो शब्द किसने दिया है? तो वो दिया है समनर जी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।